जिस प्रकार से हाल ही के वर्षों में भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता रही है, इससे चिंताएं बढ़ने लगी हैं। और चिंताएं बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण चिंता इस बात की है कि कुछ ही समय पूर्व ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका से थी। श्रीलंका के अंदर आपने स्विमिंग पूल में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कार्यालय में, घर पर बैठे हुए लोग देखे थे। अभी कुछ ही वक्त बीता होगा कि राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर खड़ी ये जनता जो श्रीलंका की है, लग रहा है वैसा कि वैसा सेम जो 2022 में हुआ था श्रीलंका में, एज इट इज रिपीट हुआ है बांग्लादेश में। सेम इसी तरह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बेड पर बैठा हुआ यह व्यक्ति, यहां की चेयर्स पर आराम फरमाते हुए प्रदर्शनकारी, यहां के सामानों को चुराकर ले जाते हुए ये लोग, ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार से हमारे पड़ोसी मुल्क में पहले श्रीलंका और उसके बाद अब बांग्लादेश, ठीक ऐसे ही हालात कुछ समय पूर्व हमने पाकिस्तान में देखे थे जब सेना के खिलाफ जनता ने हमला बोल दिया था। ये सभी हालात जो आप यहां देख रहे हैं, सोचिए ये बांग्लादेश की संसद का नजारा है जहां प्रदर्शनकारी अंदर घुस करके सांसद होने की फीलिंग ले रहे हैं। ये सब एक बड़े विषय की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और वो ये है कि बांग्लादेश में जो घटित हुआ इसके पीछे कौन था, क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश की जनता को कोई ना कोई तो मोटिवेट कर ही रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन थी? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है, सर क्या इंटरनली कोई नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरनली भी कोई कर सकता है, और इंटरनली भी दुनिया में बहुत सारी सत्ताएं बदली हैं। लेकिन बांग्लादेश लंबे समय से इस बात को हिंट कर रहा था। दो चीजें दुनिया के अंदर साफ थी। कल रात को जो मैंने सेशन किया था तब आपको बताया था कि चाइना का इसमें भला हो सकता है बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में, लेकिन शेख हसीना ने मई के महीने में ही अपने द्वारा एक चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि किसी सफेद आदमी को मेरा यहां होना पसंद नहीं है। और उस पर हमने सेशन भी किया था। मैंने बताया था कि बांग्लादेश को तोड़कर एक नया राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। यह हमने सेशन किया था जब शेख हसीना के द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति कहीं ना कहीं आज के इस दौर तक पहुंचने में कोई ना कोई विदेशी ताकत में अमेरिकी ताकत होने पर निशाना किया जा रहा है। मैंने कल ही आपको बताया था, कल शाम को जब अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन किया था, कि बांग्लादेश से शेख हसीना निकली हैं, इंडिया पहुंची हैं। बचकर निकलने के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर का साथ लिया है। यहां पर सेना ने कहा है कि वो अंतरिम सरकार बनाएगी, और सेना की जनरल की तरफ से वाकर उज जमान जो है वो इस समय पर अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किए थे। लेकिन शेख हसीना ने मई में जिस बात की तरफ इंडिकेशन किया था, इससे बड़ी खबर यह बनती है कि क्या इस काम को करने में अमेरिका का हाथ है? क्या अमेरिका ने बांग्लादेश में इस तरह से दंगे करवाए हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बांग्लादेश में जो हुआ है भारत के लिए वो कितनी चिंता की बात है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन है। मेरे प्यारे साथियों, शेख हसीना कल जब हमने आपके सामने सेशन किया उस समय अपडेट दिया था, हिंडन एयरबेस पर उतरी। शुरुआती जानकारी में पता चला था कि बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शनों के चलते ये देश छोड़कर निकली थी, क्योंकि सेना के द्वारा यहां पर कब्जा कर लिया गया था और जनता को विश्वास दिलाया गया था कि आपके साथ के जो नेता हैं जो जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और इसी के चलते खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया। और जो प्रदर्शनकारी जो कि शेख हसीना के खिलाफ थे, जो उनके पिता की तस्वीरें, मूर्तियां तोड़ रहे थे, जो तस्वीरें अपने आप में कभी बांग्लादेश में नहीं सोची गई होंगी, शायद कभी भी प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने नहीं सोचा होगा कि उनके पिता जो कि राष्ट्रपिता हैं मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के निर्माता, उनको इस तरह से यहां के लोग क्रेन से उखाड़ने का प्रयास करेंगे। शेख हसीना के प्रति यह गुस्सा वहां की आम जनता में तो नहीं हो सकता, यह लोगों के मन में सवाल है। लोगों के मन में सवाल है कि संभवतया यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड दुर्घटना है। इस पॉलिटिकली मोटिवेटेड दुर्घटना में कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है, जो ये चाहते हैं कि शेख हसीना का भारत प्रेम इतना ज्यादा ना बढ़ जाए जिसके चलते वो चाइना के लिए, वो पाकिस्तान के लिए, वो अमेरिका के लिए मुसीबत बने। संभवतया इस प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना को उखाड़ने में, और यह कारण भी बताया जा रहा है कि हो सकता है इसी कारण शेख हसीना भारत पहुंची सबसे पहले शरण लेने के लिए, और यहां से आगे वो अन्य देशों में शरण मांग रही हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि अगर वो भारत रुक जाती हैं तो क्या परिणाम होंगे? अगर शेख हसीना इंडिया रुकने का निर्णय ले लेती हैं तो क्या भारत बांग्लादेश संबंध खराब हो जाएंगे?
जाएंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हो जाएंगी? क्या भारत के साथ में जो अभी मतलब एक तरह से बॉर्डर क्राइसिस चल रहे हैं, फिर चाहे पाकिस्तान का हो चाहे फिर वो चाइना को, वैसा ही फ्रंट क्या हम बांग्लादेश में जो वर्तमान में सरकार बनेगी उसके साथ ओपन कर देंगे? तमाम प्रकार की चिंताएं हैं। इसी कारण से भारत सरकार के द्वारा आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सभी को टेबल पर बिठाकर पूछा जाए कि बताइए बांग्लादेश के विषय पर हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश के कारण ही हम पूर्वोत्तर भारत को लेकर के अपनी तरफ से थोड़े सुरक्षित फील करते हैं। अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं तो यह पूर्वोत्तर के लिए हमें बहुत बड़ी चिंता देंगी। इन सभी के बीच में आपके सामने बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसी स्थितियां तुरंत क्यों बनी। इस पर हमने पहले भी सेशन किया है, कल भी बताया है, फिर से मैं याद दिला दूं। शुरुआत हुई थी यहां पर स्टूडेंट्स के आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट से, लेकिन धीरे धीरे सरकार आरक्षण पर तो मान गई कि हम आरक्षण हटा देंगे और आरक्षण हटाकर मात्र 7% ही आरक्षण छोड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट का अपना फैसला बदलने के बावजूद भी असल मायने में पुरानी बातें निकल कर आ गई कि आपने सरकार में जो चौथी बार रिपीट किया है, चौथी बार रिपीट करते समय आपने चुनावों की अनदेखी की थी। आपने चुनावों के अंदर अपोजिशन के नेताओं को जेल में डाल दिया था। अपोजिशन चुनाव में उतरा ही नहीं था, इसलिए आप चुनाव जीत गए थे। इसलिए छात्रों ने अपनी तरफ से प्रदर्शन करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी को ही उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया। परिणाम निकला कि शेख हसीना को फाइनली देश छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि 4 तारीख के दिन जो प्रोटेस्ट हुए उसमें फिर से लगभग 90 से अधिक लोगों की जान गई और जिसके चलते भारत के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई थी। ठीक है, शेख हसीना भागती हैं। सबसे पहले भाग करके वो भारत के अगरतला पहुंचती हैं और अगरतला से फिर दिल्ली नोएडा पहुंचती हैं। जब ये पहुंचती हैं यहां पर अपने हिंडन एयरबेस पर, जो गाजियाबाद में, माफी चाह रहा हूं, यहां पर जब पहुंचती हैं, यहां पहुंच करके एनएसए अजित डोवाल साहब इनसे मिलने जाते हैं। डोवाल साहब मिलने जाते हैं और मिलकर के फिर सरकार को रिपोर्ट करते हैं कि साहब हम मिल लिए हैं, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। इन बारों पर जानकारी साझा की गई। मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में जो भी अपडेट थे वो हम लगातार आपको ट्विटर हैंडल पर दे रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रिलेटेड हो या देश की खबरें, उनसे आप कनेक्टेड रहने के लिए हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस नाम से, इस हैंडल से वेरीफाइड अकाउंट है, ताकि आपको अपडेटेड जानकारियां तुरंत मिलती रहे। सेशन दिन भर में 1 या 2 आते हैं, लेकिन आपको दिन भर अपडेटेड रहने में अगर न्यूज फॉलो करनी है तो हम यहां पर आपको फ्लो में जानकारियां दे रहे होते हैं। फ्लो यह था कि कल जो भी घटनाएं बांग्लादेश में घटी, उन घटनाओं के चलते सबसे पहले आप यहां से निकल करके अगरतला के लिए रवाना हुई 2:45 पर, और शाम 5:30 पर आप गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर C-130 ट्रांसपोर्ट विमान से आकर के पहुंच गई थी। यहां पहुंचने के बाद भारत में उन्हें एक सेफ हाउस में रखा गया है और भारत सरकार अब उनसे चर्चा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह हमें क्यों लग रहा है, और अल्टीमेटली क्या शेख हसीना वहां से निकलकर आ गई हैं? जैसे नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे, ऐसे ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री छोड़कर आ गई हैं। तो क्या वो वापस नहीं लौटेंगी? क्या उनके बेटे ने कहा है कि नहीं, अब वो राजनीति में वापस नहीं जाएंगी। उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय ने कहा है कि हमने अपनी तरफ से यह निर्णय लिया है कि अब हम राजनीति में वापस नहीं जाएंगे। अब यह बड़ा सवाल है। एक तरह से अपना संपूर्ण साम्राज्य, एक जो उन्होंने अपनी राजनीति बनाई होगी, अपना जो भी खरीद फरोख्त की होगी, जमीन जायदाद बनाई होगी, पुरखों की, दादाओं की जो भी संरचना रही होगी, उसे छोड़ करके ये तुरंत चली आई हैं और बाद में निर्णय ले रही हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत सख्त फैसला भी हो सकता है उनके चाहने वालों के लिए, जो कि इनके प्रति सिंपैथाइजर थे। इतना ही नहीं, उनके लिए भी बड़ी चिंता का विषय हो सकता है जिन्होंने कभी शेख हसीना के कारण अपने राजनीतिक कैरियर को चमकाया हो। अब नेता ही फरार हो जाए तो विचार कीजिए कि कैसी स्थिति होगी। खालिदा जिया को बाहर निकालने का राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया, जो कि इनकी अपोजिशन के नेता हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से हैं। ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से खालिदा जिया हैं, इन्हें रिलीज करने का तुरंत आदेश हो गया क्योंकि मैडम चली गई। असल मायने में खालिदा जिया जो हैं, ये चाइना समर्थक और पाकिस्तान समर्थक हैं और इनको 17 साल की जेल के लिए शेख हसीना ने जेल में डाला हुआ था, इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगा करके। इनके जो पति थे खालिदा जिया के, जियाउर रहमान, उन पर आरोप था कि उन्होंने कभी मुजीबुर रहमान को मरवाने की प्लानिंग की थी। मुजीबुर रहमान कौन? तो शेख हसीना के पिता, यानी कि राष्ट्रपिता जो बांग्लादेश के थे, बंगबंधु जिन्हें कहते थे। ठीक है, बंगबंधु 1975 में आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा मारे गए थे। उस समय पर मेजर हुआ करते थे खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान। अब जियाउर रहमान जो हैं, वो मेजर के पद से अपने आप को दूर, मतलब कॉन्स्पिरेसी जुड़ती गई कि इन्होंने मरवाया है। डायरेक्टली किसी का नाम निकल कर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे लोग कहने लगे कि वो सेना में थे और उन्होंने ही कॉन्स्पिरेसी की थी। धीरे धीरे
उनके खिलाफ भी घटनाएं बढ़ने लगी और फिर बाद में उनका भी असैसिनेशन हुआ। फिलहाल के लिए खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों ही बेगमें हैं जो कि इस समय शासन में थी। खालिदा जिया जब शासन में होती हैं तो शेख हसीना का बुरा चल रहा होता है, जब शेख हसीना शासन में होती हैं तो खालिदा जिया का बुरा चल रहा होता है। अब से पहले तो ये माना ही जा रहा था कि खालिदा जिया फिर लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन समय ने परिवर्तन लिया और ये जेल से रिहा होकर के वापस बाहर आ गई हैं। लेकिन ये बाहर आई हैं तो क्या ये भारत के लिए अच्छा है? ये इसलिए आपको जानने का विषय होना चाहिए क्योंकि इस पर जब मैंने 6 महीने पहले सेशन किया था ना, तब आपको बताया था कि बांग्लादेश में इन्हीं की पार्टी के नेतृत्व में भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। मैंने इस पर सेशन किया था, उसमें आपको बताया था कि खालिदा जिया जो हैं, जो कि जिया उर रहमान की पत्नी हैं, उन्होंने ही भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। उनकी ही टीम लीडर्स के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने ही फैसले किए थे कि भारत की वजह से शेख हसीना सुरक्षित फील करती हैं, इंडिया से रिलेटेड जो भी काम है उन्हें बाहर करो। अब आप पूछोगे बांग्लादेश के लिए, भारत के लिए बांग्लादेश क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हालांकि मैं बता चुका हूं कि पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अमेरिका के बाद अगर हम कहीं सेकंड सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद पैसा कमाते हैं तो वो बांग्लादेश है। यानी ट्रेड सरप्लस में रहते हैं हम बांग्लादेश के साथ, अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में और बांग्लादेश के साथ ट्रेड सरप्लस में। ऐसे में इनके साथ ट्रेड सरप्लस में रह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके सामान का बायकॉट करेंगे और चाइनीज सामान मंगाएंगे। चाइनीज सामान आता है तो निश्चित ही बड़ा सवाल ये बनता है कि चाइना के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि शेख हसीना ने चाइना के स्थान पर मोंगला पोर्ट भारत को दिया था, चाइना के स्थान पर तीस्ता का जो सर्वे होना था वो भारत को दिया था। ऐसे बहुत सारे भारत हितैषी फैसले लिए थे जिसके चलते बांग्लादेश की जनता को लगने लगा कि ये तो भारत सरकार का एक्सटेंडेड आर्म है, यानी भारत सरकार ही इन्हें चला रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश की जनता शेख हसीना मतलब भारत मानती है कि ये ही इनके द्वारा ही इन्हें चलाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि दुनिया की जो सो कॉल्ड 2 सुपर पावर हैं वो इस मामले में क्या सोचती हैं। तो देखिए, दुनिया में इस समय एक सुर्खी चल रही है और वो ये है कि चाइना ने जो किया होगा वो तो डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जिसका सबसे बड़ा हाथ है ना, वो हाथ निकल कर आता है अमेरिका का। ऐसा क्यों? इसके ऊपर मैंने आप लोगों को कुछ समय पूर्व सेशन किए थे। मैंने आपको चाइना के बारे में जो सेशन किए वो तो जानकारी दे ही रखी है। असल में अमेरिका के बारे में भी मैंने एक सेशन किया था आप लोगों के सामने, जिसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि हो सकता है कि इस घटना के पीछे अमेरिका हो। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? असल मायने में ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही ये सत्ता परिवर्तन हुआ तुरंत इसके बाद सुर्खी आती है। आप इधर देखिएगा, 5 अगस्त की खबर है। अमेरिका का मैसेज क्या आता है? अमेरिका का मैसेज आता है, वी वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट। ये अपने आप में इशारा है, भाई दुनिया का कोई भी देश इस पर प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। जो हुआ है उसके बारे में क्या बोला जाए, आपने बकायदा घोषणा कर दी कि वी वेलकम दी अनाउंसमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि आपने प्रॉपर तरीके से यह स्वीकार कर लिया है कि यहां पर इनका हटना और इनके हटने के बाद में नई सत्ता का आना, यह तो हम तैयार थे। यानी दुनिया के लिए सरप्राइज था, आपके लिए और मेरे लिए सरप्राइज था कि यह क्या हुआ। ये सरप्राइजिंग एलिमेंट इनके लिए बड़ा नॉर्मल था, न्यू नॉर्मल था। इन्होंने स्वागत तत्काल प्रभाव से कर दिया। यार इतना जल्दी तो समझ ही नहीं पाया। इसके साथ साथ बांग्लादेश लॉ इसमें लिखा कि आगे आने वाली समय में जो ट्रांजिशन हो वो बांग्लादेश के कानून के हिसाब से हो। इस बात को सुनते ही दिमाग के पत्ते लोगों के खुलने लगे कि इसका मतलब भाई साहब मामला गड़बड़ है। आप और हम बेचारे चाइना को दोष दे रहे हैं, चाइना वालों ने ऐसा किया होगा। खेला यहां कोई और खेल रहा था और इस खेले के बारे में पहले भी शेख हसीना ने इन्फॉर्म किया था। क्यों? क्योंकि असल में शेख हसीना सरकार को अमेरिका पसंद नहीं करता है। उसके बारे में तमाम खबरें हैं। आप देखिए, अमेरिका ने शेख हसीना पर पहले भी प्रतिबंधों का धमकी दी थी। कहा था कि तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, तुम्हारे कपड़े हम नहीं आने देंगे, तुम्हारे पैसे को हम नहीं निकलने देंगे। शेख हसीना पर बांग्लादेश ने तमाम प्रकार के सैंक्शंस लादने का हमेशा डर दिया था। और मैं आपको बताऊं, शेख हसीना थोड़ा सा रशिया और भारत के संपर्क में थी। ऐसे में रशिया का जो तेल था ना, वो भारत के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा था। इस पर भी अमेरिका ने अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई थी। ऐसे में रूस ने ये क्लेम किया था, जब चुनाव होने वाले थे इनके, शेख हसीना के, उस समय पर रशिया ने कहा था कि इन चुनावों को अमेरिका प्रभावित कर सकता है। अमेरिका प्रभावित कर सकता है। शेख हसीना ने समझदारी दिखाते हुए क्या किया? खालिदा जिया को जेल में टिका दिया। मतलब एक तरह से कहिए कि वो प्रोटेस्ट करती रही, उठा करके उठा दिया, चलो तुम हटो। ऐसे में यूएस ने साफ साफ बाद में इलेक्शन होते ही जनता को भड़काने के लिए क्या कहा कि बांग्लादेश के जो इलेक्शन हैं वो फ्री और फेयर नहीं है। देखो ऐसे समझो आप, आज इंडिया में इलेक्शन हुए थे,
इंडिया के इलेक्शन पर अगर अमेरिकी टिप्पणी यह आ जाती कि इंडिया के इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, हम लोग जो भारत के या इंडियन कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना, जो कि दुनिया में सही मायने में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग बाग हैं, इनकी एक बहुत बड़ी मानसिकता यह है कि अमेरिका क्या सोचता है या ये पैसे वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम सही मायने में पीड़ित हैं इस बात से कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, रोग क्या कहेंगे लोग। अमेरिका, वो इंडिया वालों में, इंडिया के जो पोते, भारत के बेटे जो भी हैं, इन सब में एक कॉमन चीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे बारे में अमेरिका क्या सोचता है। अमेरिका सोचता है कि तुम्हारे चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, तो फ्री एंड फेयर नहीं है। अमेरिका सोचता है फ्री एंड फेयर हैं, क्योंकि उसने अटेस्ट कर दिया कि आप लोकतांत्रिक हैं, तो आप लोकतांत्रिक हैं। तो अमेरिका ने यह वर्चस्व स्थापित किया हुआ है। अमेरिका ने चुनाव होते ही कहा अपनी तरफ से कि भाई यहां के फ्री एंड फेयर नहीं थे। अब बांग्लादेश के शेख हसीना से अगर पूछा जाए कि क्या आपके चुनाव फ्री एंड फेयर थे, तो शेख हसीना कहती है कि साहब, चुनाव से किसी को किसी ने रोका नहीं। खालिदा जिया को कहा गया था चुनाव लड़ो, खुद ही जब वो समझ गई थी कि वो चुनाव में नहीं जीत पा रही है, तो कह रही है कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगी। तो वो वाली बात हो गई कि आपको किसी खेल में कॉम्पीट करने के लिए कहा गया, आपको लग रहा है कि आप जीत नहीं पाओगे, आपने कहा मैं तो गेम ही नहीं खेल रहा, मैं गेम ही नहीं खेल रहा, नहीं जीत पाऊंगा। ये तो वो हुआ ना, जैसे कई बार आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं, आप कहते हैं लास्ट मोमेंट पर यार पास तो हो नहीं पाएंगे, कह दो हमने तो एग्जाम ही नहीं दिया, एटीट्यूड में एग्जाम ही नहीं दिया, कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। तो बोले खालिदा जिया ने तो ये काम किया था। ऐसा थोड़ी है कि किसी और अपोजिशन पार्टी को ना खड़ा दिया होना दिया होगा। शेख हसीना के समय में और पार्टियां खड़ी हुई थी। खालिदा जिया किस प्रोटेस्ट में उलझी हुई थी? उनका कहना था कि चुनाव से पहले बांग्लादेश में हर बार अंतरिम गवर्नमेंट बनती है। शेख हसीना ने अंतरिम गवर्नमेंट नहीं बनवाई थी। अंतरिम गवर्नमेंट नहीं बनवाई थी, इसके पीछे भी शेख हसीना का तर्क था कि जब पहले खालिदा जिया की सरकार हुआ करती थी, तो उसने भी चुनाव कराने से पहले अंतरिम गवर्नमेंट नहीं बनवाई थी। अंतरिम गवर्नमेंट क्या है? पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक प्रकार का चोचला है, और वो क्या है, जैसे अपने देश में होता है ना, चुनाव से पहले तक यानी आखिरी दिन तक हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके यहां पर क्या होता है कि चुनाव की जैसे घोषणा होती है ना, एक अंतरिम सरकार बना दी जाती है, एक अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, कोई भी और XYZ व्यक्ति, जिसका काम होता है कि भाई सत्ता में जो पार्टी पहले से थी उसका इंटरफेरेंस मिनिमम करना है, और आपको केवल चुनाव के काल तक सरकार चलानी है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सके। तो खालिदा जिया ने जो अपने काम में किया था, शेख हसीना ने इस बार अपने टाइम पे कर दिया। दोनों एक दूसरे को बराबरी दे रही थी। इस बात पर अमेरिका बोलता है ये फ्री एंड फेयर नहीं है। फ्री एंड फेयर क्यों नहीं है? बोले कोई दूसरी पार्टी आपके सामने, बड़ी पार्टी चुनाव में नहीं उतरी, इसलिए। इससे वहां की जनता के अंदर इन्होंने एक मैसेज भेजा कि अमेरिका इस चीज से खुश नहीं है। अमेरिका खुश नहीं है। ऐसे में अमेरिका ने बांग्लादेश के इलेक्शंस पर जो बयान दिए, वो साथ साथ यूनाइटेड नेशंस को भी पकड़ लाया कि तुम लोग भी बोलो कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। ऐसे में फिर एक खबर निकलती है जो कि चुनावों के दौर की है, और उसमें भी रशिया ने भी बाकायदा इस बात के बारे में दम लगाया था, और अमेरिका के भी एक पूर्व CIA एजेंट ने कहा था कि अमेरिका इन चुनावों को प्रभावित करेगा। दोनों तरीके थे उसके पास प्रभावित करने के। क्या क्या? नंबर एक, या तो वो आइदर माई वे और नो वे, या तो उसको प्यार से समझाएगा कि देख मान जा, अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर दूसरे तरीके से अपनाएगा। शेख हसीना के प्रति जो उसकी खुन्नस है, उसमें बहुत बड़ा कारण क्या है वो निकल के आया जब ये खबर छपी। क्या खबर छपी? शेख हसीना ने पब्लिकली एक बात कही, और उसने कहा कि अमेरिका डेस्परेट है हमारे देश में एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि दुनिया के लगभग 80 देशों में 170 से भी ज्यादा उसने अपने बेस बना रखे हैं। ऐसे जगह पर उसने बेस बना रखे हैं ताकि पूरी दुनिया को वो अपने तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के आसपास अमेरिकी बेस आपको नजर नहीं आएंगे। भले ही वो भारत प्रेम की बात करता हो, लेकिन भारत के आसपास अमेरिकी बेस नहीं है। बॉर्डर आप सोचकर देखिए, भारत के पास में पाकिस्तान में चाइना भले ही बैठा हो, लेकिन इंडिया के नजदीक ना तो श्रीलंका में, ना नेपाल में, ना भूटान में, ना बांग्लादेश में, ना म्यांमार में, कहीं पर भी अमेरिका नहीं है। ऐसे में इनकी चाहत थी कि बांग्लादेश में अगर हम एंट्री कर जाए ना, क्योंकि आपको याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलूं, जब 1971 की लड़ाई हुई थी ना, तो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से तो अमेरिका वालों ने अपना लड़ाकू जहाज भेज दिया था, पानी का जहाज। जैसे अभी ईरान के सामने भेज दिया ना इन्होंने, ईरान के सामने अपना अब्राहम लिंकन भेज दिया है, जो मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर है, भेज दिया। ऐसे उस समय पर इंडिया के बाहर भी भेज दिया था। ये तो रशिया वालों ने बंगाल की खाड़ी वाली साइड से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था, जिससे दोनों काउंटर बैलेंस हुए थे।
अमेरिका हमेशा उन जगहों पर जहां जहां उसको स्ट्रेटेजिकली नुकसान हुआ है वहां पर अपने अड्डे बनाने की हमेशा चेष्टा करता है। इसने बांग्लादेश को प्रेशराइज किया क्योंकि इसको पता था फ्रेगाइल नेशन है, गरीब देश है, टूट जाएगा। इसको दबाया कि यार तुम्हारे यहां पर हमें मिलिट्री बेस खोलना है। इन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खुद कह रही हैं कि अमेरिका ने हमें धमकी दी कि अगर तुम मिलिट्री बेस नहीं बनाने दोगे हमें तो तुम्हारे और म्यांमार में से निकालकर हम एक नया देश बना देंगे, जैसे ईस्ट तैमूर में हमने किया है वैसा कर देंगे। यह खबर बड़ी वायरल खबर हुई थी, इस पर हमने सेशन किया था। हमने बताया था कि बांग्लादेश को नया तोड़ करके नया देश बनाने की चाहत रखता है अमेरिका। इस पर मैंने 2 महीने पहले सेशन किया था, समय मिले तो देख लेना, अंकित इंस्पायर इंडिया पर डला हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ना तो रूस के तेल से खुश था जो बांग्लादेश को मिल रहा था वाया भारत, और भारत को कंट्रोल करने के लिए, भारत का वो कितना भी बड़ा मित्र क्यों ना हो लेकिन वो मित्रों को ही कंट्रोल करता है। नाटो नाम की उसने भले ही पूरी टीम बना रखी हो लेकिन उन नाटो की टीम को ही वो कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। वो किसी ना किसी प्रकार से पकड़ के चलता है। ऐसे में इसने अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश को तोड़कर हम नया देश बनाएंगे और कार्व आउट करने के लिए कि भाई ये चीजें हम निकाल करके इसको बनाएंगे। अब ये चीज बड़ी खबर है। अब जब ये बड़ी खबर है तो शेख हसीना ने इसके बारे में मई में ही खबर दे दी थी कि मेरे साथ में धमकीबाजी चल रही है, बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा काम कर दिया जाएगा। इस पर शेख हसीना ने पर्टिकुलरली अमेरिका का नाम तो नहीं लिया था। उसने कहा, शेख हसीना ने कहा था कि डिड नॉट नेम द नेशनलिटी ऑफ दैट वाइट मैन। वाइट मैन के बारे में उन्होंने कहा ए वाइट मैन ऑफर्ड हर a hassle-free re-election in 7 January poll provided she allowed a foreign country to establish an air base in Bangladesh territory। तुम्हारे यहां पर हम चुनाव आसानी से हो जाने देंगे यदि तुम हमें यहां पर एक एयर बेस बनाने देती हो। अब चूंकि इन्होंने एयर बेस बनाने की परमिशन नहीं दी, ऐसे में अमेरिका के द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट को शुरुआत दे दी गई। आप में से बहुत सारे लोगों, जो इनोसेंट लोग हैं ना, वो कहेंगे सर कुछ भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है क्या। मैं केवल आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। आज आपको अगर यह कहा जाए कि जाइए और मैदान में खड़े हो जाइए, गोली खाइए, एक बार के लिए आपके हित टकराएंगे तो आप संभवतः चले भी जाएंगे कि नहीं साहब मैं राष्ट्र प्रेमी हूं। आपके पास गन कहां से आ जाएगी, आपके पास वेपन्स कहां से आ जाएंगे, आपके पास इतनी बड़ी भीड़ को मोबिलाइज करने का पैसा कहां से आ जाएगा। आज अगर आप एक दिन के लिए भी बाहर निकलते हैं तो भी प्रति व्यक्ति अगर बाहर निकले 2 टाइम भोजन करे और जरूरत भर का ट्रांसपोर्ट करे तो 1000 रुपया खर्च होता है। इतनी बड़ी भीड़ मोबिलाइज हो रही है, उनका नाश्ता पानी, उनका मूवमेंट, उनके लिए संचार सुविधाएं, उनके लिए ट्रेवलिंग अलाउंसेस, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए सामान, ये सब कोई घर से थोड़ी दे देगा। आप 1000 लोगों को इकट्ठा करके नाश्ता नहीं करा सकते अगर सही मायने में अगर आप मध्यम वर्गीय हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को मोबिलाइज कर रहे हो तो फंड मूव होता है, और वो फंड मूव कराने के लिए जो पाकिस्तान में, सोचो, इमरान खान के सांसदों को खरीद के शहबाज शरीफ की सरकार बना दी पूरे टाइम। आप सोचो कितना दोगलापन है अमेरिका का। बांग्लादेश में तो कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, वहीं पाकिस्तान के बारे में देखो 1% मुंह नहीं खोल रहा है। अमेरिका की दोगलापंती अगर आप समझें तो इस गहराई को समझ पाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान में क्या किया, इमरान खान जेल में डले हैं, एक बार भी अमेरिका का बयान आया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, हैं? वो बोलता है कि रिज्ड हैं इलेक्शंस, लेकिन शहबाज शरीफ को वेलकम करता है, उनकी सरकार को कोई दिक्कत नहीं करता है, आईएमएफ के थ्रू लोन दिलाता है। साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान की सत्ता बदली गई। इमरान खान की पार्टी की वैलिडिटी खत्म करा दी गई कि भाई चुनाव चिन्ह ही मत दो तो चुनाव कैसे लड़ेगा। इमरान खान जेल में ही बस डमरू बजा रहे हैं। तो शेख हसीना का वही हाल करने की तैयारी में थे ये कि शेख हसीना को खत्म कर देंगे, या तो तुम मिलिट्री। इनको जब अपने, मतलब अमेरिका को जब अपने हित चाहिए होते हैं तो वो किस हद तक चला जाता है उसका जीवंत उदाहरण है ये। यानी अमेरिका शेख हसीना के साथ ऐसा किए हैं, इसका अंदेशा उस पुरानी घटना से जिस पर हम ऑलरेडी सेशन किए हुए हैं वहां से आपके लिए निकल कर आता है। मैंने ऑलरेडी इस पर आपके सामने सेशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका इस क्षेत्र में बेस चाहता था और बेस के लिए इन्होंने यहां की सरकार ही टॉपल करा दी। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर इसका और कोई प्रमाण है कि ऐसा हुआ होगा, कोई फोन आया या कुछ आया। आपको मालूम है इस क्षेत्र में बाइडेन ने एक आदमी छोड़ा हुआ है जिसका नाम है डोनाल्ड लू। याद कर लो, ये वही व्यक्ति है जिसको कुछ दिनों पहले मैंने आपको याद दिलाया था। इसकी पहचान बता देता हूं। मैंने आपको बता रखा है ना कि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है, कमांड्स में बांटा हुआ है। जैसे इंडिया वाला एशिया पैसिफिक कमांड में डला हुआ है।
कमांड्स के अंदर ये लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि यहां का शासक है, इनडायरेक्टली अमेरिका का इस पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल करने वाला दूत है। यह क्या करता है, इन क्षेत्रों में घूम घूम कर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इन सब की रिपोर्टिंग अमेरिका को देता है और अमेरिकी आदेशों की पालना कराता है। कोई एम्बेसडर नहीं है, ये बस सीधा कांटेक्ट में रहता है, इधर उधर यात्राएं करता है। इसी ने ही इमरान खान बेचारा जेल क्यों गया? इमरान खान ने आरोप इसी डोनाल्ड लू पर तो लगाया था, इसी का ही तो वो साइफर था जो लीक कर दिया था इमरान खान ने। यह कहा था कि डोनाल्ड लू ने मेरी सरकार गिरा दी। डोनाल्ड लू ही था वो व्यक्ति जो शहबाज शरीफ को इंस्ट्रक्शन दिया था कि हां भाई सरकार गिराओ इस आदमी की। इमरान खान की सरकार गिराने वाला यही व्यक्ति था। यही वो व्यक्ति था जो कि मई के दौरान यहां पर पहुंचा था। कहां पर? बांग्लादेश पहुंचा था धमकाने के लिए। फिर बाद में भी वापस पहुंचा बांग्लादेश इनको धमकाने के लिए कि देखो या तो ये बात मान जाओ, जो तुमसे चाहिए वो दे दो, नहीं दोगे तो सरकार गिरा देंगे। अब सरकार गिराने के लिए इनको, आपको और हमको लगता है कि लोकतंत्र के अंदर हमारे हाथ में सब चल रहा है। आपको तो पता भी नहीं रहता कि कौन सा मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा और कौन सा मुद्दा गायब हो जाएगा। हमारे देश में बहुत सारी दुर्घटनाएं प्रतिदिन प्रति घंटे हो रही होती हैं। कोई घटना तो पूरे टाइम सुर्खी बनी होती है और कई बड़ी बड़ी घटनाएं एक 5 मिनट का अटेंशन नहीं पाती कि उसके ऊपर कोई खबर भी आ जाए या उसके ऊपर कोई मसला भी हो जाए। खबर को बड़ा बनाने का जो प्रक्रम है वो पैसे से चलता है। पैसे से ही वो खबर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, बड़े बड़े लॉयर्स के पास, कोर्ट्स के पास, राजनेताओं के पास घूमती हैं, जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। लू ने यही खेला खेला बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में इस प्रकार से इस घटना को इतना बड़ा बनाया गया कि सत्ता परिवर्तन होने तक पहुंच गया। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका के हित जितने हावी होते हैं वो उस देश के साथ उतना बुरा कर सकता है। और इसका प्रमाण किससे निकला? जब ये तुरंत बोले कि वेलकम रहेगा मैडम, यानी कि सत्ता परिवर्तन का हम स्वागत करते हैं। यही वो डोनाल्ड लू है जिसने हाल ही में भारत के केस में बोला था। आपको याद होगा भारत के केस में जब प्रधानमंत्री रूस गए थे, जब इंडिया के प्रधानमंत्री रूस गए थे, तो ये बोल के आया था अमेरिका जाकर के कि हमने खूब प्रयास किया उन्हें रोकने का, लेकिन हां हम इसमें कामयाब हुए कि वो उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर नहीं आए। अकेला आदमी राज कर रहा है, अमेरिका ने छोड़ा हुआ है इसको। साम दाम दंड भेद सब अलाउड है इसको, हल्की चीज नहीं है। यही है वो आदमी जो खेला खेल रहा था, ठीक है। इसी कारण से इस पूरी घटना पर शेख हसीना के सत्ता परिवर्तन पर इन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं और हम वेलकम करते हैं वहां पर अंतरिम सरकार बनने का। अब बड़ा सवाल यह है कि शेख हसीना इंडिया आई, इसका क्या मतलब निकालें? देखो, शेख हसीना पहले भी इंडिया आई थी जब इनके फादर को असैसिनेट किया गया था 1975 में। जब शेख हसीना बहुत छोटी थी, मुजीबुर रहमान ने जिस समय सत्ता बनाई थी, मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाए तो सेना ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके उनको मार दिया तो ये डर के मारे भारत आई थी। तब इंदिरा जी ने इनको संरक्षण दिया था। तो इनका भारत के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है ये जग जाहिर है, भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जग जाहिर है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस जैसी जो संस्थाएं हैं जो अमेरिका के कहने पर चलती हैं, वो केवल और केवल मूक दर्शक बनी हुई अक्सर ऐसी घटनाओं पर रहती हैं जब किसी देश की चुनी हुई सरकार को कुछ उपद्रवियों द्वारा उखाड़ कर फेंकने की हिमाकत की जाती है। तो बहुत सारी एजेंसीज केवल अपने हितों की पालना में रहती हैं। ये एक पक्ष है, इस पक्ष को और तरीके से भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल भारत के साथ क्या चैलेंजेस हैं अब उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे ही यह घटना निकल कर आई, तत्काल प्रभाव से संभव है कि बांग्लादेश में भारत समर्थित जो लोग हैं, आवामी लीग के, या फिर कहिए कि इनकी जो शेख हसीना की जो पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता हैं, उनके साथ वहां पर अब राजनीतिक हिंसा हो सकती है, मतलब बांग्लादेश के अंदर। नंबर एक। नंबर दूसरा, चूंकि भारत बांग्लादेश में काफी प्रभावी था और वहां पर मेजॉरिटी जो अल्पसंख्यक है, यानी कि बांग्लादेश में जो मुसलमानों के बाद दूसरी आबादी है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर की आबादी, वो हिंदुओं की है। ऐसे में वहां पर हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादती हो सकती है। बांग्लादेश में 2 लोग, आवामी लीग के लोग और हिंदू, इन दोनों के साथ बहुत बड़ी राजनीतिक हिंसा और बहुत बड़ा मैसेकर हो सकता है। ऐसे में यह बड़ी संभावना है कि बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके इंडिया चले आए, या ऐसा संभव है कि भारत के जो संसाधन हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। इसके चलते भारत ने जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो कुछ दिन के लिए बांग्लादेश से होल्ड कर दी है। बॉर्डर जो साझा करता है बांग्लादेश के साथ, वहां पर चेकिंग बढ़ा दी है, फोर्सेस तैनात कर दी हैं, ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो बीएसएफ यहां पर खड़ी रहती है उसको आगाह कर दिया है कि कोई भी ऐसी घटना हो तो उस पर ध्यान रखना है। बीएसएफ प्रॉपर प्रकार से इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और भारत के प्रधानमंत्री ने
एनएसए के साथ कल इस बात पर मीटिंग की और अपनी कैबिनेट कमेटी को बुलाया कि भाई बताओ क्या चलना चाहिए। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें कि भारत के 4 बड़े मंत्री बैठ करके प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं, उन्हें बुलाया और सर्वदलीय बैठक को आमंत्रित किया कि भाई शेख हसीना का क्या करें जो इंडिया आ गई हैं। ऐसे में सभी पार्टियों को बुलाकर उनसे यह डिसीजन लेना कि शेख हसीना के केस में उन्हें राजनीतिक संरक्षण देना चाहिए या फिर कहीं उन्हें आगे जाने देना चाहिए, यह भारत के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। अब ऐसे में भारत के लिए जो मेजर टेक अवेज हैं इस घटना से, जो हमें सीखने वाली बात है और भविष्य की जो चिंता है, उसकी भी चर्चा कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात जो भारत को सीखनी चाहिए वो क्या है कि यहां पर जो घटना घटी है जिसके चलते बांग्लादेश में सिचुएशन बिगड़ी है, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि बांग्लादेश के अंदर 2008 के इलेक्शन से 24 तक लगातार शेख हसीना सत्ता में बैठी हुई थी। इन्होंने बहुत सारे अनपॉपुलर काम ऐसे किए जिसमें से यूथ जो था, जो सड़कों पर उतर के आया, उसके साथ में ट्रीटमेंट जो था वो बड़ा ही गलत तरीके से किया। उनके इंटरनेट को बंद कर देना, उनके ऊपर दंड का प्रयोग करना, यूथ के ऊपर गोली चलवा देना, यह दर्शाता है कि अगर किसी देश में लोकतांत्रिक प्रदर्शन हो रहे हैं तो सरकारों को उसके प्रति किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना चाहिए। भारत को आगे से इस लेसन से खुद पर एक समझ विकसित करनी चाहिए कि एक बड़ी संख्या को जब ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो तो कैसे ट्रीटमेंट देना है, नंबर 1। दूसरा बड़ा टेकमेंट है वो क्या है कि अगर ये यहां से निकलकर बाहर आई हैं तो बांग्लादेश के बाहर आने से अब भारत के बांग्लादेश के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, क्योंकि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बांग्लादेश में ऑलरेडी भारत की तरफ से चल रहे हैं। ये अच्छी मित्र थी हमारी तो प्रोजेक्ट बढ़िया से चला रही थी लेकिन इनके आने के बाद जो नई सत्ता बनेगी वो भारत के समर्थन में रहेगी या नहीं रहेगी, स्पेशली तब जब भाई शेख हसीना तो आज हैं कल हैं ना हो पता नहीं, लेकिन बांग्लादेश तो जहां है वहीं रहेगा। ऐसे में भारत को आवश्यकता है कि वो नेचुरल सपोर्टिव तरीके से शेख हसीना का भी रहे, लेकिन उनके जो अन्य देश के अंदर रह गए लोग हैं उनका भी ख्याल रखे, क्योंकि बांग्लादेश को आप शिफ्ट नहीं कर बोले सब कुछ चेंज कर सकते हो, आप पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे में भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में कितना केयरफुली हैंडल करें मामले को, यह देखना होगा, क्योंकि एक तरफ से भारत पर आरोप यह लग रहा है कि भारत ने शेख हसीना के निर्वाचन में सहयोग किया था, 4th टाइम इलेक्शन। और भारत का लालच क्या था भाई, चाहे 2008 के बाद से जब यह सत्ता में आई, चाहे उस समय यूपीए गवर्नमेंट रही हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट रही हो, भारत हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखा है शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के साथ, क्योंकि भारत नहीं बनाया है। ऐसे में अगर शेख हसीना सत्ता से जाती हैं तो यह भारत के लिए हमेशा चिंता, क्योंकि फिर तो वो वास्तविकता में पाकिस्तानी है। खालिदा जिया जो हैं वो पाकिस्तान सिंपैथाइजर हैं, चाइना सपोर्टर हैं। तो भारत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में बहुत सी की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को खालिदा जिया चाइना को उठाकर पकड़ा दें कि साहब यहां पर आप बैठो, अब शेख हसीना तो है नहीं, दूसरा नेता कौन निकल के आएगा पता नहीं। ऐसे में क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसीलिए आवश्यकता है कि भारत जो है वो प्रॉपर तरीके से इस बात पर प्रयास करे कि कैसे इनसे निपटा जाना चाहिए, ठीक है ना। भारत को प्रयास करना चाहिए कि अब कौन वहां पर नई सत्ता में आए, उसके लिए भारत किस प्रकार से अपना इंटरफेरेंस बांग्लादेश में देखता है। भारत को अपने आप को मूक दर्शक बना के नहीं बैठना चाहिए, भारत को चाहिए कि वो आंतरिक मसलों पर पूरी पकड़ बना करके चले, ठीक है ना। ऐसे में अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बांग्लादेश में वर्तमान में बैठे हुए आर्मी चीफ हैं वो कौन सी करवट लेते हैं, उनके साथ में भारत के क्या संबंध हैं, ये तमाम बातें हैं जिससे भारत और बांग्लादेश का भविष्य तय होगा। अमेरिका को जो करना था वो कर दिया, अब बारी भारत की है, क्योंकि पड़ोस भारत का है। भारत पर ही नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ऐसी चाल चल रहा था, तो भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि हमारे देश के लोग इस बात को भी समझें कि जो हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके साथ राजनीतिक हिंसा ना हो, क्योंकि डर है जीनोसाइड ऑफ हिंदू का। इसलिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होने शुरू हो चुके हैं, बड़ी संख्या चल रही है। चूंकि ये खबर के बारे में सत्यता हम प्रकाशित नहीं, हमको नहीं पता है कि क्या सत्य क्या नहीं है। जो अखबारों में वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर अब टारगेट किलिंग चल रही है, अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर हिंदुओं की संख्या की बात की जाए तो 91% जनसंख्या यहां मुसलमानों की है, जिसमें मेजॉरिटी सुन्नी मुसलमान हैं और बड़ी संख्या में फिर यहां पर हिंदू और उसके बाद बौद्ध और ईसाई धर्म मानने वाले लोग आते हैं। देश की आबादी से अगर हम बात करें तो जहां जब ये आजाद हुए थे उस समय 76% मुसलमान हुआ करते थे, आज ये 91% मुसलमान हैं, यानी कि इनकी आबादी का बड़ा हिस्सा
परिवर्तित करके, धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बन चुका है। ऐसे में आवश्यकता है कि भारत यहां पर रह रहे 1.31 करोड़ जनसंख्या के जो हिंदू हैं इनकी हिफाजत का क्या प्रयास करता है, 10 लाख बौद्ध के लिए, 4.95 लाख ईसाइयों के लिए क्या प्रयास करता है। यह बड़ी बात भारत के लिए है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लगाया हुआ है, जिसके चलते गैर मुस्लिम अगर इंडिया आते हैं तो क्या भारत उन्हें अपने यहां पर नागरिकता देता है। अभी तमाम प्रकार की कवायदें हैं, ये चलना बाकी हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो साथियों से जरूर साझा करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें, और जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपके साथ साझा करते जाएंगे। बाकी मेरी तरफ से अपडेट यह है कि आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर 10 तारीख तक एडमिशंस ओपन हैं एनसीईआरटी बैच के। जिन्हें एडमिशंस लेने हैं जरूर ले लें, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का एक कंबाइंड बैच है जिसमें मैपिंग शुरू हो चुकी है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में इस बैच को कवर कराया जा रहा है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की क्लासेस मेरे द्वारा आप लोगों को चारों सब्जेक्ट्स की कवर कराई जा रही हैं। क्लासेस लाइव हैं, और अगर आप उन्हें लाइव नहीं देख पाते तो आप उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है साहब, उम्मीद है सभी साथियों को यह जानकारी। बाकी रही टेस्ट सीरीज की बात, तो बिहार पीसीएस, साथ ही साथ में हमारे द्वारा आरओ एआरओ परीक्षा, यूपी पुलिस, इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर चालू कर दी गई है। आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साहब,